एमसीसी काउंसलिंग को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कहां से करना है। असल कंफ्यूजन यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है। कई स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करके मान लेते हैं कि काउंसलिंग फॉर्म पूरा हो गया है, कुछ फी पेमेंट करना भूल जाते हैं, कुछ चॉइसेस सेव करके समझते हैं कि चॉइसेस फाइनल हो गई हैं और सीट मिलने के बाद फ्रीज और फ्लोट में गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए आज मैं आपको एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस एकदम आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं, रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग तक। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको साफ पता होगा कि कौन सा काम किसके बाद करना है और किन जगहों पर थोड़ी सी जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यह पूरा प्रोसेस एमसीसी की कैंडिडेट यूजर गाइड के आधार पर है। यह गाइड आपको बताती है कि एमसीसी पोर्टल पर अलग अलग काम कैसे पूरे करने हैं, लेकिन काउंसलिंग डेट्स, पूरी कोटा एलिजिबिलिटी, कैटेगरी रूल्स, रिफंड के पूरे नियम और राउंड वाइज एग्जिट रूल्स, अलग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, शेड्यूल और ऑफिशियल नोटिस में देखे जाएंगे। इसलिए आज हम एमसीसी पोर्टल का पूरा रोड मैप समझेंगे। सबसे पहला काम है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। एमसीसी काउंसलिंग की शुरुआत कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से होती है। यह वन टाइम प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले अपना नीट यूजी एडमिट कार्ड सामने रखिए। पोर्टल पर आपको भरना है रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये सभी डिटेल्स एडमिट कार्ड में जैसी लिखी हैं वैसी ही भरनी है। अपनी तरफ से नाम छोटा मत कीजिए, स्पेलिंग मत बदलिए, डेट ऑफ बर्थ मेमोरी से मत भरिए, डॉक्यूमेंट्स देखकर ही एंट्री कीजिए। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड ऐसा हो जो पोर्टल की कंडीशंस को पूरा करे और आपको याद भी रहे। एक बात और, पासवर्ड अपने कंट्रोल में रखिए, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना परमानेंट पासवर्ड मत दीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल भी एक्टिव रखें, क्योंकि ओटीपी मोबाइल या ईमेल पर आएगा। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करना होगा। सिर्फ डिटेल्स भर देना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना नहीं है, फाइनल कंफर्मेशन भी देखना है। इसके बाद कंसेंट फॉर्म आएगा। कंसेंट फॉर्म को सिर्फ फॉर्मल टिक बॉक्स मत समझिए। पोर्टल आपको बताएगा कि आपकी अलग इंफॉर्मेशन किस पर्पस से कलेक्ट की जा रही है। हर रिक्वायर्ड पॉइंट के सामने आई रीड एंड कंफर्म सेलेक्ट करना है, फिर एग्री पर क्लिक करना है। कंसेंट सबमिट होने के बाद डैशबोर्ड पर कंफर्मेशन दिखाई देगा। अब डैशबोर्ड की बात समझिए। डैशबोर्ड केवल लॉगिन का होम पेज नहीं है, यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम कंप्लीट है और कौन सा अभी पेंडिंग है। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रीवियस एंड फाइनल सबमिट, इन सभी का स्टेटस डैशबोर्ड पर देखते रहिए। सिर्फ अकाउंट बन जाने से पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स, सब कैटेगरी, दूसरी जरूरी इंफॉर्मेशन और बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी जाएगी। कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई दिखेंगी, लेकिन पहले से भरी हुई डिटेल्स को भी एक बार जरूर चेक कीजिए। नेम, कैटेगरी, नेशनलिटी और बाकी इंफॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट से मिला लीजिए। इसी फॉर्म में एनआरआई से जुड़ा ऑप्शन भी दिया गया है। जो इंडियन कैंडिडेट एनआरआई कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसे जरूरी एनआरआई डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। केवल एनआरआई ऑप्शन सेलेक्ट करने से एनआरआई सीट चॉइसेस नहीं खुलेंगी, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग भी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में एएफएमसी से जुड़ा ऑप्शन भी दिया गया है। एएफएमसी के जरिए अप्लाई करना है तो सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर कैंडिडेट के माता या पिता इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग या रिटायर्ड हैं, तो उससे जुड़ी डिटेल्स भी सही भरनी है। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स को समझिए। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, सब कुछ ध्यान से भरिए। गाइड में बताया गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड पहले उस सोर्स अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट से पेमेंट की गई थी। अगर ट्रांजैक्शन रिफंड डेट से 180 दिन पुराना है तो फॉर्म में दी गई बैंक डिटेल्स रिफंड के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए पेमेंट किस अकाउंट से करनी है यह पहले तय कर लीजिए। किसी भी अकाउंट से पेमेंट करके बाद में रिफंड अपने अकाउंट में आने की उम्मीद मत रखिए। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। क्लास 12 या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की जानकारी भरिए। बोर्ड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, मार्कशीट देखकर भरिए।
पोर्टल पर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी दिखाई गई है। उसे पढ़ने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरनी है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सही लिखिए। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर एक बार दोबारा चेक कीजिए। अगला स्टेप है अप्लाई फॉर सेक्शन। आसान भाषा में समझे तो यहाँ कैंडिडेट यह तय करता है कि वह किस काउंसलिंग सेक्शन या कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहता है। यह सामान्य टिक बॉक्स नहीं है। हर दिखाई देने वाला ऑप्शन बिना समझे सेलेक्ट मत कीजिए। कोटा की पूरी एलिजिबिलिटी इस कैंडिडेट यूजर गाइड में नहीं दी गई है। इसके लिए एमसीसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखना जरूरी है। गाइड यह भी बताती है कि रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट सेलेक्टेड कोटा के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए गलत सिलेक्शन आपकी फी और अवेलेबल चॉइसेस दोनों को प्रभावित कर सकता है। पहले एलिजिबिलिटी समझिए, फिर सिलेक्शन कीजिए। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इंडियन कैंडिडेट्स को बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कैंसल चेक, बैंक पासबुक या ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट का क्लियर पीडीएफ अपलोड करना है। एनआरआई, इंडियन टू एनआरआई, ओसीआई और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। एनआरआई केसेस में पासपोर्ट, एनआरआई सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, एनआरई बैंक प्रूफ और रिलेशनशिप प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इंडियन टू एनआरआई केस में लीगल गार्जियन से जुड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं। इसलिए सही तरीका यह है कि कैटेगरी सेलेक्ट करने से पहले उस कैटेगरी की डॉक्यूमेंट लिस्ट पढ़ लें। अब फाइल की टेक्निकल बात समझिए। डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट साफ और पढ़ने लायक होना चाहिए। कंप्रेशन करने के बाद भी नेम, मार्क्स, सिग्नेचर, स्टाम्प और सील साफ दिखाई देनी चाहिए। यहाँ गाइड में एक जरूरी डिफरेंस भी दिखाई देता है। रिटन इंस्ट्रक्शन में फाइल साइज 20 KB से 500 KB लिखा है, लेकिन गाइड के पोर्टल स्क्रीनशॉट में कुछ डॉक्यूमेंट्स के सामने 20 KB से 200 KB दिखाई देता है। इसलिए अपलोड करते समय लाइव पोर्टल पर उस डॉक्यूमेंट के सामने जो करंट फाइल साइज लिमिट दिखाई दे उसी को फॉलो कीजिए। फाइल सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू जरूर खोलिए। यह भी देखिए कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं। अब आता है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। यहाँ सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। पूरी एप्लीकेशन दोबारा पढ़िए। कैंडिडेट नेम, कैटेगरी, नेशनलिटी, क्वालिफिकेशन, बैंक डिटेल्स और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू खोलिए। कई बार फाइल का नाम सही होता है लेकिन उसके अंदर गलत पेज होता है, इसलिए अंदर का डॉक्यूमेंट भी देखिए। सब कुछ सही मिलने के बाद डिक्लेरेशन सेलेक्ट कीजिए, फिर फाइनल सबमिट कीजिए। एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल और इंडियन टू एनआरआई कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स एमसीसी वेरिफिकेशन में जाएंगे। जब तक एनआरआई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे तब तक एनआरआई सीट ऑप्शंस चॉइस फिलिंग में दिखाई नहीं देंगे। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी मिलेगी तो कैंडिडेट लॉगिन में डिस्क्रिपेंसी का मैसेज दिखाई देगा। इसलिए फॉर्म सबमिट करने के बाद पोर्टल चेक करना बंद मत कीजिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, यह बहुत जरूरी स्टेप है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद भी फी पेमेंट बाकी होती है। कैंडिडेट यूजर गाइड साफ कहती है कि रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट के बिना चॉइस फिलिंग अलाउड नहीं है। पेमेंट पेज पर कैंडिडेट डिटेल्स, सिलेक्टेड कोटा और फी अमाउंट चेक कीजिए, फिर पेमेंट कंप्लीट कीजिए। यह मत सोचिए कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो चॉइस फिलिंग अपने आप खुल जाएगी। फी पेमेंट जरूरी है। अब अवेलेबल चॉइसेस और चॉइस फिलिंग। फी पेमेंट के बाद अवेलेबल चॉइसेस देखी जा सकती हैं। अवेलेबल चॉइसेस का मतलब है पोर्टल पर दिखाई गई एलिजिबल इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम लिस्ट। इसका मतलब यह नहीं है कि वे चॉइसेस आपकी प्रेफरेंस लिस्ट से जुड़ गई है। आपको चॉइस फिलिंग सेक्शन में जाना होगा, पासवर्ड भरना होगा, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप कॉलेजेस और कोर्सेस ऐड कर पाएंगे। अब चॉइस ऑर्डर को बहुत आसान तरीके से समझिए। जिस कॉलेज और कोर्स को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे सबसे ऊपर रखिए, उसके बाद दूसरी पसंद, फिर तीसरी पसंद। कॉलेज को केवल इसलिए ऊपर मत रखिए क्योंकि उसका कट ऑफ ज्यादा जाता है। प्रेफरेंस का मतलब यह है अगर ये सभी ऑप्शंस आपको एक साथ मिल जाएं तो आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शन लेना चाहेंगे, यही आपकी पहली प्रेफरेंस होगी। जिस कॉलेज को आप लेना ही नहीं चाहते उसे केवल सीट मिलने की उम्मीद में चॉइस लिस्ट में मत भरिए, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद वही कॉलेज आपको मिल सकता है
अब सेव्ड चॉइस और लॉग चॉइस का फर्क समझिए। चॉइस फिलिंग पेज पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है। यह चॉइसेस को सेव करता है, यह चॉइसेस को फाइनल लॉक नहीं करता। यही बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सेव का मैसेज देखकर समझ लेते हैं कि प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन सेव्ड चॉइस और लॉग चॉइस अलग हैं। लॉक करने से पहले व्यू फील्ड चॉइसेस खोलिए, कॉलेज नेम चेक कीजिए, कोर्स नेम चेक कीजिए, कोटा चेक कीजिए, प्रेफरेंस नंबर चेक कीजिए। अनलॉक्ड फील्ड चॉइसेस लिस्ट डाउनलोड करके एक बार लिस्ट को आराम से पढ़िए। जब लिस्ट पूरी तरह फाइनल हो जाए तभी चॉइस लॉकिंग कीजिए। लॉकिंग के समय डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना होगा, पासवर्ड भरना होगा और ओटीपी वेरीफाई करना होगा। एक बार चॉइसेस लॉक हो गई तो उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सीट अलॉटमेंट आपके लॉक्ड प्रेफरेंस ऑर्डर के आधार पर होगा। लॉकिंग के बाद डैशबोर्ड पर स्टेटस लॉक दिखना चाहिए। लॉक्ड चॉइसेस लेटर भी डाउनलोड कीजिए। इसमें लॉकिंग स्टेटस, डेट, टाइम, आईपी कोड और राउंड नंबर दिया जाता है। यह आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बाद एमसीसी नोटिफाइड शेड्यूल के अनुसार रिजल्ट जारी करेगी। रिजल्ट आने पर कैंडिडेट लॉगिन कीजिए, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट खोलिए। सिर्फ कॉलेज नेम देखकर पोर्टल बंद मत कीजिए। इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, अलॉटमेंट कैटेगरी, अलॉटमेंट कोटा, रैंक और नोडल ऑफिसर डिटेल चेक कीजिए। नोडल ऑफिसर का कॉन्टेक्ट सेव कर लीजिए। ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े सवाल इसी कॉन्टेक्ट पर किए जाएंगे। अब सबसे जरूरी डिसीजन है फ्रीज या फ्लोट। सीट मिलने के बाद विलिंगनेस सबमिट करनी होती है। यही कैंडिडेट को फ्रीज या फ्लोट चुनना होता है। इसे जल्दबाजी में सेलेक्ट मत कीजिए। गाइड साफ कहती है कि विलिंगनेस केवल एक बार सबमिट की जा सकती है। सबमिट होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। पहले फ्रीज समझिए। फ्रीज का मतलब है मुझे मिली हुई सीट स्वीकार है, मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। फ्रीज कैंडिडेट को नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है, फिर अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाना है। वहीं डॉक्यूमेंट्स की ऑफलाइन चेकिंग होगी। अगर कैंडिडेट तय समय में रिपोर्ट नहीं करता तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब फ्लोट समझिए। फ्लोट का मतलब है मैं अगले राउंड में अपनी ऊपर की प्रेफरेंसेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। फ्लोट कैंडिडेट को नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग ऑनलाइन होगी। गाइड के अनुसार फ्लोट कैंडिडेट को इस स्टेज पर अलॉटेड इंस्टीट्यूट जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करानी है। एक और जरूरी बात, अगर अगले राउंड में सीट अपग्रेड होती है तो पहले वाली अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी। नई सीट पुरानी सीट की जगह ले लेगी। कैंडिडेट के पास दोनों सीट्स रखकर बाद में चुनने का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए चॉइस लिस्ट में ऊपर केवल वही ऑप्शन रखिए जिन्हें मिलने पर आप सच में लेना चाहते हैं। विलिंगनेस के बाद भी काम बाकी है। फ्रीज या फ्लोट सबमिट करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। गाइड में डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट फेच करने का ऑप्शन भी दिया गया है। हर डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखिए। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए। लेटर में चेक कीजिए इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, रैंक, अलॉटमेंट कैटेगरी, अलॉटमेंट कोटा और नोडल ऑफिसर डिटेल्स। फ्रीज कैंडिडेट को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। फ्लोट कैंडिडेट को नोडल ऑफिसर के थ्रू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट में कमी आए तो क्या करें? डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान अगर कोई कमी मिलती है तो पोर्टल पर डिस्क्रिपेंसी मैसेज आएगा। मैसेज पढ़िए, व्यू एंड रिमूव डिस्क्रिपेंसी खोलिए, वेरीफाइंग ऑफिसर का रिमार्क देखिए, करेक्टेड डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, चूज फाइल से अपलोड कीजिए, सबमिट एंड प्रीव्यू कीजिए, फिर सेल्फ वेरीफाइड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव फाइनली एंड नेक्स्ट कीजिए। सिर्फ नई फाइल चुन लेना पूरा करेक्शन प्रोसेस नहीं है। करेक्टेड डॉक्यूमेंट दोबारा चेकिंग में जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। आखिर में विड्रॉल को समझिए। कैंडिडेट अलॉटेड सीट छोड़ना चाहता है तो विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग का प्रोसेस दिया गया है। विड्रॉल करने से पहले इसका मतलब साफ समझिए। विड्रॉल के बाद कैंडिडेट का उस सीट पर कोई फ्यूचर क्लेम नहीं रहेगा। फ्रीज कैंडिडेट को विड्रॉल के लिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट जाना होगा। उसका विड्रॉल ऑफलाइन होगा। फ्लोट कैंडिडेट के लिए राउंड 1 और राउंड 2 में ऑनलाइन विड्रॉल दिया गया है। राउंड 3 में ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। विड्रॉल प्रोसेस पूरा होने के बाद विड्रॉल लेटर डाउनलोड कीजिए। सिस्टम जनरेटेड लेटर सेक्शन में लॉग चॉइस लेटर, अलॉटमेंट लेटर और कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर भी मिलेंगे। इन सभी लेटर्स को डाउनलोड करके सुरक्षित रखिए। फाइनल रिकैप, अब पूरे प्रोसेस को एक बार क्रम से याद कर लेते हैं। पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन,
फिर कंसेंट और डैशबोर्ड, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, फिर क्वालिफिकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद अप्लाई फॉर सेक्शन, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, फिर रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, इसके बाद अवेलेबल चॉइसेस और चॉइस फिलिंग, फिर चॉइस लॉकिंग, उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फिर फ्रीज या फ्लोट और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग। हर स्टेज पर पोर्टल स्टेटस देखिए, हर फाइनल लेटर डाउनलोड कीजिए और काउंसलिंग डेट्स के लिए केवल एमसीसी का ऑफिशियल शेड्यूल फॉलो कीजिए। एमसीसी काउंसलिंग में जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है हर स्टेट को सही क्रम में पूरा करना। इसी तरह की वेरीफाइड एमसीसी और नीट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।